गोस्की प्रमेय के प्रयोग चल रहे थे। इसी क्रम में आपका जो पांचवा प्रयोग है वो है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम एक गोलीय कोश की रचना करेंगे। मानकर चलिए कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है जिस पर हमने धनावेश दिया है। तो धनावेश जब हम इसको देंगे तो यह धनावेश एक समान रूप से इसके बाह्य पृष्ठ पर फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा। जब आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित होता है तो उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं तथा इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। मानकर चलिए इस गोलीय कोश का पृष्ठ घनत्व वो सिग्मा है। अब इस गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर तथा आंतरिक बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है या ज्ञात करनी है। मानकर चलिए गोलीय कोश के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P से होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। इसकी जो डिस्टेंस है मध्य बिंदु O से वो स्मॉल r है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और यह गॉसियन पृष्ठ बहुत सारे छोटे छोटे लघु अवयवों से मिलकर बना है, ऐसा मान सकते हैं। मानकर चलिए इसका संपूर्ण क्षेत्रफल वो कैपिटल A है जो कि मैंने बाहर लिख दिया है। इसका एक छोटा सा लघु अवयव वो ये है जिसका क्षेत्रफल मैंने dA लिया है तथा इसी में ही बिंदु P स्थित है। क्योंकि धनावेश इसको दिया गया है गोलीय कोश को, तो धनावेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होगी जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और यह त्रिज्यत लंबवत होगी। यदि आप यहाँ कोई बिंदु मानते हैं तो इस बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो इस तरह से होगी क्योंकि गोलीय कोश है। यदि आप इसका एंगल देखेंगे तो यह एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री होगा। इससे सिद्ध होता है कि गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा त्रिज्यत लंबवत होती है, यानी त्रिज्या के सापेक्ष 90 अंश का कोण बनाती है। अब दो बिंदुओं पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। एक तो बिंदु P पर जो कि गोलीय कोश से बाहर है, और बिंदु P' पर जो कि गोलीय कोश के अंदर है। बिंदु P' से होते हुए भी हम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं आवेशित कोश के बाह्य बिंदु पर। तो लिखेंगे यहां बाह्य बिंदु पर तीव्रता। बाह्य बिंदु ये है बिंदु T, यहां पर मेंशन भी आप कर दीजिए बिंदु P, बाह्य बिंदु P पर तीव्रता। तो लगभग आपने dA माना है, इस लघु अवयव से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स मानकर चलिए वो d phi E है। सूत्र है आपके पास E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। लघु अवयव के कारण
बिंदु P पर उत्पन्न होने बिंदु P से गुजरने वाला या इस लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi इक्वल टू हो जाएगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला बन रहा है A वेक्टर डॉट B वेक्टर वाला, जो कि होता है AB cos थीटा, उसका प्रयोग करते हुए इसको ओपन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा EDA cos थीटा, EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। अब जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे, डी ए वेक्टर के बीच में और ई वेक्टर के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कोण नहीं बन रहा है, यानी समदिश है, एक ही दिशा में स्थित है और एक ही दिशा में होने के कारण यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो थीटा के स्थान पर आप क्या प्रयोग करेंगे? 0। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए cos 0, EDA cos 0 ये हो जाएगा। सारणी से cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 से पूरे का मल्टीप्लाई करोगे तो EDA हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है और 1 से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा EDA। तो इतना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा इस लघु अवयव से। अब इसी प्रकार के छोटे छोटे लघु अवयव इस पूरे गॉसियन गोलाकार पृष्ठ में उपस्थित है। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप फाइंड करेंगे फाई ई करके। इंटीग्रेशन ए हो जाएगा और अंदर रहेगा डी फाई ई, अंदर रहेगा डी फाई ई। ए के सापेक्ष आप कर रहे हैं और क्योंकि ये बंद पृष्ठ है तो आप इसमें क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे। क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई, और डी फाई की वैल्यू कितनी है? ए डी ए। आप इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ए, अंदर रहेगा ई डी ए। अब आप यहाँ पर समाकलन करेंगे। समाकलन करने के लिए जिस राशि में डिफरेंशियल नहीं है उसको कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ई में कोई डिफरेंशियल नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे और अंदर रहेगा डी ए, अंदर रहेगा डी ए। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर है, इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर है। तो क्लोज इंटीग्रेशन ए डी ए के स्थान पर आप 4 पाई आर स्क्वायर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है। प्रयोग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। और आप इसी को ही इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। गॉस के प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0।
फाई ई का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा वो देखते हैं। इसको साफ कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस फाई ई के स्थान पर आपको रखना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब नीचे का साफ कर देते हैं। ये इक्वेशन आपको प्राप्त होगी। यहां से आप कैपिटल ई की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो कैपिटल ई को जब आप फाइंड करेंगे तो हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चाहो तो मात्रक भी लिख सकते हो, न्यूटन प्रति कूलम। यानी बिंदु P पर इस समय E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और यह वैद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण भी उत्पन्न होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो आपका आवेशित कोश है, आवेशित कोश इस समय ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर उपस्थित हो, जिससे कि बिंदु आवेश की रचना होती है और यह सूत्र उत्पन्न होता है। ओके, आप इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 तो पहले बना चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 आप मान सकते हैं। चूंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व वो सिग्मा है, तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए। सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, और ए की वैल्यू कितनी होती है जी? ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम गोलीय कोश के लिए कर रहे हैं, जहां पर इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर मानी है। त्रिज्या हमने कैपिटल आर मानी है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये किसके लिए हो रहा है? गोलीय कोश के लिए। तो आप लिख सकते हैं इसको गोलीय कोश के लिए। क्योंकि 2 आर हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो स्मॉल आर का हमने प्रयोग किया है, दूसरा कैपिटल आर का प्रयोग किया है, तो दोनों में अंतर होना चाहिए। कैपिटल आर क्या है जी? गोलीय कोश की त्रिज्या है। कैपिटल आर गोलीय कोश की त्रिज्या है। और स्मॉल आर क्या है जी? गोलीय कोश के मध्य बिंदु O से बिंदु P तक की डिस्टेंस है। और यही डिस्टेंस बाहरी जो गॉसियन पृष्ठ है उसकी त्रिज्या भी हो जाएगी। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम इस समय आवेशित कोश के लिए कर रहे हैं, जो कि चित्र में दिखाया गया है। आवेशित कोश की त्रिज्या आपने कैपिटल आर मानी है, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर।
यहां से आप Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तिरछी गुना करके आपने Q की वैल्यू फाइंड कर ली, तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। Q का यह मान समीकरण 2 में रखेंगे। ओके, Q का यह मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे Q का मान समीकरण 2 में रखने का जब आप Q का मान समीकरण 2 में रखोगे तो आपको प्राप्त होगा, मैं इसको यहां कर रहा हूं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q आ गया, Q के स्थान पर रखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में ये वाला R स्क्वायर यानी स्मॉल r स्क्वायर। यहां से कुछ कटेगा, कैलकुलेशन करेंगे, कुछ कटेगा, जो कटेगा उसको काटेंगे, जो बचाएगा उसको बचा लेंगे। तो यहां से 4 से कटेगा 4, पाई से कटेगा पाई, 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, और कुछ आपका नहीं कट रहा है। यहाँ पर जो बचा उसको लिखेंगे, E इक्वल टू बचेगा, सिग्मा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रहेगा, सिग्मा इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन यहां बचेगा एप्सिलॉन 0 छोटा r स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 छोटा r स्क्वायर। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। इसी को आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। मात्रक लिखने की आवश्यकता नहीं है, यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक है। यह एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैकल्पिक सूत्र है। अब यदि आप गोलीय कोश के पृष्ठ पर, जो आवेशित कोश है उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r हो जाएगा। तो लिखेंगे आप कोश के पृष्ठ पर गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता, गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता अब आपको बतानी है। इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता बताने के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। लिख सकते हो जहां स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होगा थ्योरी में। तो समीकरण 3 से इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास कैपिटल E इक्वल टू सिग्मा इनटू, अब देखिए कैपिटल R स्क्वायर है, इसके स्थान पर चाहे तो कैपिटल R स्क्वायर रहने दीजिए
अपॉन में एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर है, इसके स्थान पर भी आप कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे। आर स्क्वायर से कटेगा आर स्क्वायर और बचेगा आपके पास E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। यह सूत्र उत्पन्न होता है तब जब हम गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। बिंदु P पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, जैसा कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रता का फॉर्मूला उत्पन्न हुआ था। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम इसका सूत्र उत्पन्न हो जाता है जब गोलीय आवेशित कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात कर रहे हैं। आई होप आपने यहाँ तक समझा होगा। अब आंतरिक बिंदु पर हम ज्ञात कर लेते हैं। ये तो बाह्य बिंदु पर हमने ज्ञात किया था, अब हम इसके आंतरिक बिंदु जो कि P डैश है, P डैश आपने माना था पहले, तो बिंदु P डैश पर हम फाइंड करेंगे। आंतरिक बिंदु पर आंतरिक बिंदु कौन सा है? बिंदु P डैश है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए वही वैद्युत फ्लक्स ज्ञात होना चाहिए। कितना वैद्युत फ्लक्स है? तो गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं गुजर रहा है, जिसके कारण कोई भी वैद्युत फ्लक्स निर्गत नहीं होगा। जब कोई भी वैद्युत फ्लक्स निर्गत नहीं होगा तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वत्र शून्य होगी। अर्थात फाई E इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर आप करेंगे। पूरे का फाइंड कर रहे हैं तो E वेक्टर डॉट A वेक्टर आप इसको कीजिए, dA नहीं आएगा यहाँ पर अब इस समय। तो क्या हो जाएगा E इनटू, अब देखिए जो चीज कॉमन है कॉमन करके बाहर निकालते हैं, अंदर बचेगा dA, तो हो जाएगा, चलो D ले ही लो आप, dA वेक्टर, क्योंकि इसको भी आप छोटे छोटे लघु अवयवों में विभक्त मान सकते हैं। तो कोई भी एक लघु अवयव हो सकता है यहाँ पर, उसके कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप फाइंड कर रहे हैं। तो E इनटू हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए चाहे तो स्मॉल आर आप मान लीजिए, इसकी डिस्टेंस आप मानिए, इसकी कोई ना कोई डिस्टेंस आप मानिए। मानकर चलिए केंद्र बिंदु O से बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो R डैश है, R डैश आप इसको मानिए, नई डिस्टेंस आप मानिए। 3 डिस्टेंस हो चुकी है हमारे पास में, 3 रेडियस हो चुकी है, क्योंकि 3 गोले आपको वगैरह प्रतीत हो रहे होंगे तो 3 त्रिज्याएं भी आपके पास में होना जरूरी है कैलकुलेशन करने के लिए, समझने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा E इंटू 4 पाई, क्योंकि पूरी आकृति के कारण, क्योंकि पूरा गोलीय कोश अंदर भी है गॉसियन पृष्ठ, तो पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अब आप ज्ञात कर रहे हैं, जो कि बिंदु P डैश पर आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 4 पाई R डैश स्क्वायर, R डैश स्क्वायर। कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हैं समझने के लिए केवल, क्योंकि जब कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी आवेश इसके आंतरिक बिंदु पर नहीं है, आंतरिक गोलीय कोश पर नहीं है, गॉसियन पृष्ठ पर नहीं है,
तो क्या हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसके कारण कोई भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात आवेशित कोश के आंतरिक बिंदु पर, जो कि बिंदु P डैश आपने माना है, इस बिंदु P डैश पर किसी भी प्रकार का कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात इक्वल टू 0 होगा। आपका एक सूत्र आया था इक्वल टू, जब हमने किया था 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/r², न्यूटन प्रति कूलम। कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर उत्पन्न होगी। अब इस समय यह बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सूत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि यह नियम व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है। इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/r² बनना है। यदि डिस्टेंस में इसको करेंगे तो प्राप्त होगा E प्रोपोर्शनल 1/r², जिससे सिद्ध होता है कि यह दूरी के साथ व्युत्क्रम बल के नियम का पूरी तरह पालन करता है। ये बिंदु P पर थी, दोबारा मैं लिख देता हूं इसको समझने के लिए। ये जो तीव्रता का सूत्र उत्पन्न हुआ है बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/r²। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आवेशित कोश के पृष्ठ पर, आवेशित कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, इक्वल टू σ/ε0 आई थी। मात्रक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, न्यूटन प्रति कूलम। अब इसका जो आंतरिक बिंदु है P डैश, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो रही है, 0। तो तीनों ही तीव्रता आपके सामने है। आई होप आपने समझा होगा। वीडियो को आगे पीछे करके भी आप देख सकते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में कराएंगे।